IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 11 एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार 8वां चैप्टर है स्थानीय स्वशासन। ग्राम पंचायत क्या होता है, नगर पालिका क्या होती है, इसके बारे में डिटेल बताया गया है। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा। पंचायत के कितने स्तर होते हैं, पंचायतों को स्थापित करने के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, सबके बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसमें 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन को भी डिटेल में बताया गया। तो इसको अच्छे से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियन पॉलिटी का 8वां चैप्टर है स्थानीय शासन। इसमें हमें पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका के बारे में पढ़ना है। और उससे पहले हमें ये जान लेना है कि स्थानीय स्वशासन के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई और जो नगर पालिका अपनाया गया, उसके लिए कई समितियों का गठन किया गया। आप इस जो है इसको देख सकते हैं लिस्ट में, आपको इसको याद कर लेना है। इसको मैं शुरू में इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्थानीय स्वशासन के लिए जो समितियां बनाई गई, उसमें पहला है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में बनाई गई थी और 1959 में इसने रिपोर्ट दिया था। और इसी के रिक्वायरमेंट पे जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हमारे देश में त्रिस्तरीय की गई थी। तो 3 स्तर कौन कौन से हैं, ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। तो 3 स्तर कौन कौन से आप यहाँ देख सकते हैं। तीसरा जो तीनों स्तर है, पहला है आपका ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जिसे कहते हैं, और एक है आपका जिला परिषद जिला स्तर पे। तो 3 जो है समितियों का रिक्वायरमेंट किसने किया था, तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। इसके बाद अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। तो अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई थी और इसने जो है कहा था कि पंचायत राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बना दिया जाए। ब्लॉक स्तर की पंचायत को हटा दिया जाए, केवल ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होना चाहिए। फिर तीसरी समिति बनाई गई थी 1985 में, GB के राव समिति। और फिर आपका बनाई गई 1986 में जो है आपका डॉक्टर LM सिंघवी समिति। और इसी समिति की सिफारिश पर, और इसके अलावा एक और समिति थी, आप जो लिस्ट में आप देख सकते हैं, PK थुंगन समिति 1988 में 1989 में दोनों मिला के बनाया गया था। तो इन दोनों समितियों की सिफारिश पर ही इसे संविधान में शामिल किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था नगर पालिका को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो सिंघवी समिति और थुंगन समिति की सिफारिश पर ही इसको शामिल किया गया था। तो इसी चीज़ को आगे बताया जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था को कैसे शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया, इसको हमें अच्छे से देखना है। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था गठन की जो बात की गई थी, वो हमारे नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में साफ साफ कहा गया है। ठीक है, तो उसको भी हमें यहाँ पे अच्छे समझना है। और पंचायत व्यवस्था की शुरुआत कैसे होती है, हमारे नगर पालिका की शुरुआत कैसे होती है, ब्रिटिश शासन काल में कैसे इसकी शुरुआत हुई, हमें सबके बारे में यहाँ पे डिटेल में देखना है। और जब हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो पहला हमें ये समझ में आएगा कि स्थानीय शासकीय निकायों का क्या महत्व होता है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, और स्थानीय शासन निकायों के काम और जिम्मेदारियां कौन कौन सी होती हैं। तब इसको हम भली भांति जान पाएंगे और इससे प्री में और मेंस में कभी भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो गलत क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे। ये बात अब आपको अच्छे से पता चल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। अब हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे होता है। और स्थानीय शासन में हम ग्राम पंचायत से लेकर के जिला पंचायत नगर पालिका सबको रखते हैं। तो स्थानीय शासन याद रखना, हमारे देश में शासन व्यवस्था 3 स्तर की है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जिनमें पंचायत और नगर पालिका दोनों शामिल होते हैं। तो इसको हमें बहुत अच्छे समझना है। पहले हमें यह देखना है कि भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत कैसे होती है, कैसे उसका विकास होता है। लिखा है, आइए इस बात की चर्चा करें कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम पंचायत ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया था। हमारे प्राचीन काल में सबसे पहले सभा होती थी, बाद में उसे पंचायत का नाम दे दिया गया। समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलते गए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, चुनौतियाँ बढ़ती गई, जो है उसी तरह से पंचायत के काम भी क्या हो गए, समय के साथ बदलते चले गए। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन थे। लिखा है, उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। ठीक है, तो याद रखना, हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में होती है और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। ये बात को नोट कर लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में
पहलकदमी की और उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। ये क्वेश्चन आईएएस से पूछा गया था। लोकल बोर्ड कहते थे, लेकिन हिंदी में से मुकामी बोर्ड कहते थे। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा भी गया है। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाई। तो पंचायती राज व्यवस्था में की तो बात वहाँ हो नहीं थी। उस समय जो बात हुई थी वह स्थानीय निकाय की बात हुई थी, खास करके शहरी क्षेत्रों में। तो उस समय जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, तो उसने ये मांग किया था कि स्थानीय स्वशासन को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए काम किया जाए। आगे क्या किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बनी। तो पहली बार ऐसा हुआ 1919 के अधिनियम के द्वारा कि अनेक प्रांतों में, जो है उसमें राज्य को प्रांत कहते थे, तो प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही। तो 1919 और 1935 के बाद भी यह प्रवृत्ति लगातार बनी रही और कुछ जो है प्रांतों में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाने लगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर के कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। याद रखना, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, कई स्तर पर शासन व्यवस्था होती है, तो उससे जो है शासन व्यवस्था, लोकतंत्र बहुत मजबूत होता है। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों का मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है और विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। यह महात्मा गांधी का विचार था ताकि यह सफल हो। इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात भी शामिल थी। इस कारण हमारे नेताओं के लिए आज़ादी का अर्थ एक स्वशासन था कि फैसला लेने में तथा कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। तो ये जो है आज़ादी के समय नारी जो है मांग की गई थी कि हमारे यहाँ भी स्थानीय स्वशासन को अपनाया जाए और उसको विकेंद्रीकरण बनाया जाए, जहाँ सत्ता का केंद्र एक जगह ना होकर के गाँव तक पहुँचता रहे। महात्मा गांधी ने क्या कहा था वो भी देख लेते हैं। इसके बारे में लिखा है, भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए, मतलब ग्रामीण स्तर से। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा और इसका मतलब यह है कि गांव को आत्मनिर्भर अपने मामलों में खुद निपटने में काबिल होना पड़ेगा। मतलब गांव आत्मनिर्भर हो और छोटे छोटे मामलों में वो खुद निपटारा कर लें, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े ग्राम पंचायतों को, गाँव को। अनगिनत गाँव से बने इस ढांचे में आगे की ओर जो है फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा जिसमें शीर्ष आधार पट्टिका होगा। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था और महात्मा गांधी के ही विचार के आधार पर हमने जो है आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत को गठन की बात नीति निर्देशक तत्व में हमने की भी है। आगे देखो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। आगे लिखा है, जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। तो याद रखना, जो स्थानीय शासन का विषय है ये किसका है? ये राज्य सूची का विषय है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी चर्चा की गई आर्टिकल 40 में। इसमें कहा गया है कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चले। जैसा कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग होने के कारण संविधान का यह प्रावधान अदालती वाद के दायरे में नहीं आता है। मतलब अगर कोई जो है नीति निर्देशक तत्व के किसी प्रावधान को लागू नहीं किया जाता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं और इसकी प्रकृति प्रधानतः सलाह और मशवरे पर होती है। तो अगर सरकार चाहेगी तभी ये काम हो सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, ये वाद योग नहीं है। ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसले को, जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में जो है न्योचित महत्व नहीं मिला। तो याद रखना, हमने शासन को तो पंचायत में हमने शामिल कर लिया लेकिन उससे ज़्यादा महत्व नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके लिए जो है कोर्ट तो जा नहीं सकते हैं, तो सरकार के ऊपर है वो लागू करे या ना लागू करे। यहाँ कुछ कारण बताए जा सकते हैं। पहली बात तो यह कि देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने का रहा। तो जब हमारा देश विभाजित हुआ और आज़ाद हुआ तो सबसे पहला काम था कि केंद्र को मजबूत करो, पंचायत को मजबूत बाद में करेंगे। नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र को एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। दूसरे, संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज़ उठ रही थी। इनका कहना था कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है लेकिन ग्रामीण भारत के ऐसे माहौल में यह उद्देश्य ही जो है मटिया मेल हो जाएगा। तो उन्होंने ये बात कब कहा था? संविधान सभा में। आगे लिखा है,
बहरहाल किसी भी सदस्य ने विकास योजनाओं में जन भागीदारी के महत्व से इनकार नहीं किया। संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत हो, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांव में गुटबाजी तथा अन्य बुराइयों के मौजूद होते ऐसा शायद ठीक नहीं होगा। तो कुछ लोगों को यह डर था कि ग्राम पंचायत गठन गांव में न किया जाए, क्योंकि वहां पे गुटबाजी हो जाएगी, तमाम बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी। ये भी जो है उस समय बहुत ज़्यादा ये डर संविधान निर्माताओं के सामने था। यहाँ अनंत सैनम अयंगर, ये संविधान सभा के वाद विवाद के समय इन्होंने पंचायत के बारे में क्या कहा था कि लोकतंत्र के हक में गांव को स्वशासन यहाँ तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम गांव को सुधारने और वहाँ शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ जमाने में सार्थक हों। तो वाद विवाद के समय संविधान सभा में ये सब प्रसंग वहाँ पर आते थे और अलग अलग सदस्य अपने अपने विचार रखते भी थे। ठीक है, आगे लिखा है स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तब स्थानीय शासन कैसे आगे बढ़ती है उसको देखते हैं। लिखा है संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था 1952 में। यह भारत का पहला प्रोग्राम था जिसके तहत गांव के विकास के लिए बात की गई थी, पूरे समुदाय के विकास के लिए बात की गई थी। तो पहली योजना यही है भारत की, यह भी याद रखना है। इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? मैंने आपको भी बताया था, बलवंत राव मेहता समिति ने किया था। तो बलवंत राव मेहता समिति ने कहा था कि जो है प्रशासन 3 अंगों में होना चाहिए, 3 जो है अलग अलग जो है व्यवस्थाओं में होना चाहिए। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर या मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, और जिला परिषद स्तर पर जिला जो है आपका जिला स्तर पर जिला परिषद बना जाए, जिला पंचायत जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसे आप इस जो है त्रिभुज में यहाँ पे आप जो है पिरामिड में देख सकते हैं चीज को। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था सबसे पहले बात बलवंत राय मेहता समिति ने ही कही थी। ठीक है, कुछ प्रदेशों मसलन गुजरात, महाराष्ट्र ने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकाय की प्रणाली अपना ली। ठीक है, क्योंकि 1960 में ही जो है ये दोनों राज्य अलग हुए थे, बॉम्बे से गुजरात अलग और महाराष्ट्र अलग हुए थे। लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वह स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। वह निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्र सरकार पर ज़्यादा निर्भर होते थे। कई प्रदेशों ने तो यहाँ तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। मतलब कई प्रदेशों ने यह भी नहीं कहा कि स्थानीय निकाय स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया था। ऐसा भी हमारे देश में हुआ। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीत से हुए। अनेक प्रदेशों ने स्थानीय निकाय के चुनाव समय समय पर स्थगित होते रहते थे। तो ऐसी भी व्यवस्था हमारे देश में लगातार होती रही। आगे लिखा है सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनर्वलोकन की शुरुआत हुई और 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश कर दिया। तो याद रखना, सिंघवी समिति और थुंगन समिति की सिफारिश पर ही संविधान में इसको शामिल कर लिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया। ठीक है, तो यह इन्हीं समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने और ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। तो अगर संविधान में संशोधन कर देंगे तो उससे क्या होगा, समय समय पर चुनाव होगा और लोकतांत्रिक प्रणाली और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखना 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में यह पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो लिखा है सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों की बात आगे बढ़ाई।
इन संशोधनों का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज और बनावट में एक रूपता लाना था। इसीलिए ये कोशिश की गई कि इसे संविधान में क्या किया जाए, शामिल कर लिया जाए। तो लिखा है बाद में सन 1992 में संविधान के 73वें व 74वें संशोधन को संसद ने पारित कर दिया। तो पारित 92 में हुआ है लेकिन लागू 93 में हुआ, ये बात याद रखना, ठीक है। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। तो 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकाय से, नगर पालिका से जुड़ा हुआ है और 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 73वां संशोधन और 74वां संशोधन जब लागू किया गया, जो पंचायती राज व्यवस्था को जो है और नगर पालिका को एक संवैधानिक दर्जा मिल गया और इसके लिए आर्टिकल जो है 243 बनाया गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची किसके लिए जोड़ी गई, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो है नगर पालिका से। और 11वीं जो अनुसूची थी इसमें पंचायत को 29 विषय दिए गए और जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पालिका को 18 विषय दिए गए संविधान में काम करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए और उसे सशक्त बनाने के लिए, ठीक है। आगे लिखा है हमने पहले देखा है कि स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है। तो राज्य सूची का विषय है स्थानीय शासन, ये भी आपको याद रखना है। प्रदेशों को इस बात की छूट है कि वह स्थानीय शासन के बारे में अपनी राय, अपनी तरह का कानून बनाएं, लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों में ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। तो सबको समय दिया गया कि कैसे सबको लागू करना है, ठीक है। आगे लिखा है 73वां संविधान संशोधन ये कब लागू किया गया, तो ये 1993 में लागू किया गया था 24 अप्रैल को, इसलिए पंचायती राज दिवस माना जाता है हर वर्ष इसी दिन। आइए अब हम 73वें संविधान संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलाव की हम जांच करते हैं। तो त्रिस्तरीय बनावट किया गया। आप इस चित्र में यहाँ देख सकते हैं कि पंचायत को त्रिस्तरीय बनाया गया और त्रिस्तरीय का मतलब ये हो गया कि 3 स्तर पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जो है आपका जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया गया, जिला पंचायत बना दिया गया। 3 स्तर पे इसको लागू किया गया। इसी चीज को यहाँ पर और अच्छे से बताया गया। तो लिखा है अब हम सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। याद रखना जो है अब पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कितना है, त्रिस्तरीय है, जो आपको भी आपने बताया मैंने। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। तो सबसे नीचे कौन है, ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के दायरे में 1 अथवा 1 से ज़्यादा गांव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी बीच का पायदान मंडल का है, जिसे हम खंड, ब्लॉक या तालुका भी कहते हैं। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है, ब्लॉक पंचायत कहते हैं। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ जो अगर कोई प्रदेश छोटा है तो उसकी जरूरत वहाँ नहीं महसूस की गई। सबसे ऊपर वाले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। तो जिले में ग्रामीण इलाका भी होता है, शहरी इलाका भी होता है। तो ग्रामीण इलाकों के लिए ग्राम पंचायत बनाई गई है, मतलब ये जिला पंचायत बना दी गई है। आगे लिखा है संविधान के 73वें संविधान संशोधन इस बात का प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती जो है हल्के में मतलब क्षेत्र में मतदाता के रूप में दर्ज हर व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य होगा। तो ग्राम पंचायत का सदस्य कौन होता है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। ये भी आपको याद रखना है। ये जो प्रदेश का कानून होगा उसी के अनुसार इसकी भूमिका और कार्य तय किया जाता है। चुनाव कैसे होता है इसको देख लेते हैं। लिखा है पंचायती राज व्यवस्थाओं के 3 स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीत से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। अब वो सारे प्रावधान क्या हो गए हैं, ठीक है। अब पंचायत चुनाव कराना पड़ता है समय के साथ। आरक्षण हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण दिया गया और महिलाओं को 1/3 सीट दे दी गई। तो पंचायत में महिलाओं को 1/3 सीट क्या है, 1/3
3 मतलब 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। लगभग 33% सीटें महिलाओं के लिए क्या हैं, आरक्षित कर दी गई हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 लोगों को आरक्षण है, महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को। यह भी आपको याद रखना है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। अगर सरकार चाहे, स्थानीय शासन मतलब राज्य सरकार चाहे तो ओबीसी को भी जो है सीट का आरक्षण दे सकती है, अन्यथा नहीं दे सकती है। यह बात गौरतलब है कि यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट पर सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष मतलब जो चेयरपर्सन पद तक आरक्षण दिया गया है, मतलब कि हर स्तर पर आरक्षण दिया गया है, ये भी याद रखना। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं है दिया गया है, बल्कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह कभी मत सोचना कि महिलाओं को आरक्षण केवल सामान्य श्रेणी पर है, नहीं, अनुसूचित जातियों जनजातियों वाले जो सीटें हैं उस पर भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। वहाँ की महिलाएं, उनकी महिलाएं जो है चुनाव लड़ेंगी। ये व्यवस्था अच्छे से याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के रूप के साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया तो पंचायत को कुल जो है 29 विषय दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो लिखा है विषयों का हस्तांतरण। ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिया गया है। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायतों को काम करने के लिए दिया गया है। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से जुड़ा होता है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। ठीक है, ये भी जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को यह अधिकार मतलब मिला हुआ है। अब ये देखो यहाँ साफ साफ लिखा है आर्टिकल 243 जो 6 में लिखा है कि पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायिका कानून बना करके 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती। ठीक है, तो याद रखना विधायिका जो राज्य की विधायिका है, राज्य की विधानसभा है, वो जो है पंचायतों की शक्ति को बढ़ा सकती है और 11वीं अनुसूची में और विषय ऐड कर सकती है। अब यहाँ देख सकते हैं 11वीं अनुसूची में दर्ज कुछ विषय दिए गए, तो टोटल 29 विषय हैं। तो कुछ प्रमुख विषय दिए गए हैं जैसे कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास करना, तालाब उलाब गाँव में जो बनते हैं, लघु उद्योग जिनमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग शामिल होते हैं, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिया जो बनते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण किया जाए। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करने का, शिक्षा को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा के लिए, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा के लिए, पुस्तकालय बनाने के लिए गाँव में, सांस्कृतिक गतिविधि के लिए, बाजार और मेला के लिए, स्वास्थ्य साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो है डिस्पेंसरी शामिल की गई है। ठीक है, परिवार नियोजन के कार्यक्रम के लिए, महिला और बाल विकास के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, कमजोर तबके का कल्याण खासकर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी मजबूत करने के लिए इसमें कहा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया। तो भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आदिवासी ज़्यादा हैं, वहाँ पे 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता, जैसे नागालैंड हो गया, जैसे आपका सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ से सब लागू नहीं होता है। ये प्रावधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती राज के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। अनेक आदिवासी समुदायों के जंगल और जल जोहर जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के लिए रीति रिवाज मौजूद हैं। इसी कारण जो है वहाँ पे ये व्यवस्था नहीं की गई। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदायों की इस अधिकार की रक्षा की गई है। ठीक है, कि जो है आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किया जाए और उनके जो है अपने रीति रिवाज को संरक्षित उनको किया जाए, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। वो अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को
अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मामलों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना है। विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की जो संगति बैठती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लागू करने का काम किया गया। राज्य चुनाव आयुक्त क्या काम करता है? तो याद रखना, राज्य चुनाव आयुक्त होता है वही पंचायत और नगर निगम के चुनाव कराता भी है। तो प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वह एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करे। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति की गई, यह भी प्रावधान किया गया। पहले यह काम प्रदेश का शासन करना था जो प्रदेश की सरकार के अधीन था। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वयं जो है ऑटोनॉमस है। बहरहाल प्रदेश का चुनाव संयुक्त एक जो है स्वतंत्र अधिकारी है, उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता है। भारत के चुनाव आयोग से राज्य चुनाव आयुक्त का कोई मतलब नहीं है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब याद रखना 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया। ठीक है, कि जो पंचायतों के लिए पैसे का आवंटन कर सके। तो प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग का बनाना जरूरी होगा। तो राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग का नियुक्ति भी करेगा। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन भी करेगा। तो जैसे आपका वित्त आयोग होता है केंद्र स्तर पे, वो केंद्र और राज्य की भी धन का बंटवारा करता है, वैसे ही राज्य वित्त आयोग होगा जो स्थानीय निकायों के बीच धन का बंटवारा करेगा। इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला न बन पाए। इससे जो है ग्राम पंचायतें जो है अच्छे से काम कर सकें और पैसे की कमी उनको न होने पाए। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है 74वां संविधान संशोधन, इसे भी 1992 में पारित किया गया और 1993 में इसे जो है लागू किया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 18 विषय दिए गए हैं जो है किसको, स्थानीय स्वशासन को दिए गए हैं। और इसके तहत भी याद रखना 3 स्तर था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी 3 स्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। आप जैसे यहाँ पर इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। नगर पालिका में एक है परिवर्तित क्षेत्र, गांव से शहर में परिवर्तित जो क्षेत्र हो जाता है वहाँ नगर पंचायत होगी, वहाँ का प्रमुख चेयरमैन होगा। फिर छोटे नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद होगा जिसके अध्यक्ष होंगे और एक आपका बड़े नगरीय क्षेत्र में नगर निगम होता है जिसके मेयर होते हैं। तो ये भी 3 स्तर का होता है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम होता है। तो 3 ये भी क्षेत्र होता है, ये भी याद रखना। जैसे पंचायत त्रिस्तरीय होते हैं ऐसे भी इसके भी 3 स्तर हैं। तो लिखा है जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि संविधान के 74वां संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय निकाय के शासन अर्थात नगर पालिका से है। शहरी इलाका किसे कहते हैं? मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और शहर के नगर के बीच के होते हैं उन्हें हम पहचान पाना इतना आसान नहीं होता, उसे हम कस्बा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपका ये कोई शहर है तो शहर के आगे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे गांव आता जाता है। मान लो यहाँ गांव है तो यहाँ शहर है, तो गांव और शहर के बीच का जो ये संक्रमण क्षेत्र होता है इसी को हम कस्बा कहते हैं और यहीं से नगर पंचायत की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगर के बीच होते हैं उन्हें पहचानना आसान नहीं होता है। भारतीय जनगणना में शहरी इलाकों की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाकों में जहां पर, तो याद रखना नगर किसे कहते हैं, तो यहाँ उसकी परिभाषा दी गई है। तो हमारे जो है जनगणना में 2011 की जनगणना में ये परिभाषा दी गई थी कि नगर किसे कहेंगे, जहाँ कम से कम 5000 की जनसंख्या हो। इस इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% लोग खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाते, अलग पेशा कर रहे हों, मतलब वो खेती बाड़ी में जुड़े ना हो। तो 75% लोग खेती बाड़ी ना जुड़े हों। जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है। ये भी याद रखना, भारत में 31% लोग शहरी इलाके में रहते थे, आज इनकी संख्या बढ़ गई होगी कि अभी नया डाटा नहीं आया है। ठीक है, तो याद रखना यही है नगरों की परिभाषा। इस परिभाषा को याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नगरों की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, आगे लिखा है अनेक रूपों में
जो है 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, प्रादेशिक वित्त आयोग और 74वें संशोधन में शामिल है। सब कुछ वही शामिल है जो 73 में था, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे अलग कर दी गई हैं बस। तथा नगर पालिकाओं का लागू होना संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बता दिया गया है कि प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं को छोड़ दे। ये कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। तो 18 विषय जो है किसको दे दिया गया है? शहरी स्थानीय निकाय को, नगर पालिका को दे दिया गया। आगे लिखा है 73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन। अब सभी प्रदेशों ने 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। यह अवधि जो है 1994 से 2004 में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ और प्रदेशों में तो अब यह 3-3 दफे चुनाव हो चुके हैं। तो याद रखना, अब जो है इसको बहुत अच्छे से क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसको बहुत अच्छे से लागू करने का भी काम अब सारे प्रदेशों में शुरू हो चुका है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं। लिखा है इस अनुभव से यही संकेत मिलते हैं कि स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू करना जरूरी रखेंगे। स्थानीय शासन को ज़्यादा शक्ति देने का मतलब है कि हम सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए तैयार रहें। तो सत्ता का अगर विकेंद्रीकरण करेंगे तो उससे जनता को ही फायदा है और लोकतंत्र मजबूत होगा। आखिरकार लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता की भागीदार जनता होगी। गांव और शहर के लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं अपनाना है। स्थानीय शासन के संबंध में जो कानून बने हैं वो लोकतांत्रिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा कानूनी प्रावधानों में नहीं बल्कि इन प्रावधानों को जो है आमी जामा पहचाने की होगी। तो जितना हम ग्राम पंचायतों को महत्व देंगे उतना ज़्यादा हम लोकतंत्र को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन मैं अलग से आप लोगों को करवा दूंगा अच्छे से। तो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।